तो प्लीज मेरे साथ शेयर ना करें। लेट्स स्टार्ट जी। वी आर ऑन मैक्रो गेस्ट पेपर। दिस इज क्लास 3। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब जो है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने जितना मैंने करवा दिया था वो कम से कम कर लिया है, बल्कि उससे ज़्यादा कर लिया है, ताकि आपको आज की क्लास और ज़्यादा आसान लगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर, और हमने काफ़ी सारा उसका हिस्सा कर लिया था। अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ये तो सारी पॉलिसीज़ की हैं, अभी काफ़ी नीचे है। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1, ये मेरे ख्याल में मैंने आखिरी क्वेश्चन ये करवाया था, एक बार ज़रा देख लीजिएगा। हाँ, ये बिल्कुल कर लिया था। डिस्कस विद फिस्कल पॉलिसी अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ये ये भी हमने कर लिया था। डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग, ये भी हो गया था। उसके कई एंगल्स भी हमने चेक कर लिए थे। अब चलते हैं मेरा बेटा टुवर्ड्स, हाँ ये सब हो गया था। अच्छा जी, अब ज़रा एक 12 मार्क का क्वेश्चन जिसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और लेट्स सी। राइट, अब इसको देखिएगा। राइजिंग पॉपुलेशन लेवल्स इन अ डेवलपिंग, वो अब नया जो है लो इनकम इकोनॉमी वर्ड यूज करेगा। माइक्स बंद कर दें प्लीज। क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स वाइल फॉलिंग पॉपुलेशन। बच्चे अपने, हाँ आधा मिनट माइक बंद कर दें बेटे। ये आदम है ही नहीं शायद। चले लेट्स मूव ऑन। यूनिट 9 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। छोड़ दें। लेट मी टीच बेटे, लेट मी टीच। आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दीस small crescentarian discussions. Let's work today. Unit 9 Economic Development Part 2 Past Papers Questions. March 21 पेपर 42 आपका ये आया था। क्वेश्चन 5B, देखो इसको। राइजिंग पॉपुलेशन लेवल इन अ डेवलपिंग, अब वो लो इनकम इकोनॉमी यूज करेगा। क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स while falling population levels in a developed या high income economy का वो word use करेगा, cause even greater problems. To what extent do you think this is a true statement? अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज किया होता तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता कैसे आंसर करना है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत लंबा डिटेल्ड नोट्स दिए हैं कि राइजिंग पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या मसला करती है और फॉलिंग पॉपुलेशन लेवल्स डेवलप्ड कंट्रीज में क्या मसले करते हैं। खैर एनीवेज लेट्स लुक एट द आंसर नाउ, और तसल्ली से इसको करते हैं। सबसे पहले की टर्म्स थी लो इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री, तो उनको डिफाइन कर देते हैं। A low income country usually has a low GDP per capita, low levels of HDI, high unemployment rates, high population growth rates, high dependency ratio, and a poorly developed infrastructure. जो मेन आपके की इंडिकेटर्स हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड्स के, जीडीपी, एचडीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इनको यूज करो, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बन जाएंगे लो इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज के। जबकि हाई इनकम कंट्री है हाई जीडीपी पर कैपिटा, हाई लेवल्स ऑफ एचडीआई, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, लो और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, एंड अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबको समझ आ गया? लो इनकम हाई इनकम में कोई कंफ्यूजन? इट वाज वेरी सिंपल। हम कई बार ये क्लास में भी इस तरह क्वेश्चंस कर चुके हैं। जस्ट वांटेड टू चेक कोई है तो नहीं। अच्छा, उसके बाद जी, द स्टेटमेंट दैट राइजिंग पॉपुलेशन लेवल इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स while falling population levels in a developed economy causes even greater problems is generally true, but it is important to consider the nuances and specific circumstances of each case. हमने उनकी दी हुई assertion को accept किया है कि जनरली आपकी बात ठीक है, ऐसे ही होता है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जी। अच्छा जी, अब देखें इसमें जो स्टेटमेंट है हमने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ती है डेवलपिंग कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में, तो उनको मसले आते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो वगैरह बढ़ती है। लेकिन डेवलप कंट्रीज में भी पॉपुलेशन जो गिर रही है उसके उनको मसले हैं, लेबर वगैरह कम हो जाती है। तो जनरली ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। लेकिन हम इसको, हमने इस बात की कि हमें सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस देखने पड़ेंगे, क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले जी, someone is trying to enter जी, तो सबसे पहले
Low development is often associated with high rates of population growth. This is due to largely to natural increase in population size with the birth rates exceeding the death rates. थोड़ी सी रीजन दे दी कि हमारे जैसे मुल्कों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हाई क्यों हैं लो इनकम कंट्रीज में, क्योंकि नेचुरल इंक्रीज बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट्स आर ग्रेटर देन डेथ रेट्स, ठीक है. Higher birth rates of countries with low development results in a relatively low average age of population, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा हैं और डेथ रेट्स लोग जल्दी फौत हो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाती है. अब उससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. They are said to have very high dependency ratios. एक कमाने वाला चार खाने वाले. This means that proportionately a small working population has to produce enough goods and services जो कि बाकियों को sustain कर सके, not only themselves but also a large number of young people who are economically dependent upon them. समझ आ गई बात. अब पाकिस्तान में भी देखो तो आपको अंडर 15 बहुत लोग बहुत बच्चे मिलेंगे, तो इसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बहुत हाई हो जाती है. चंद कमाने वालों को अपने साथ साथ उनको भी सपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली इनएक्टिव अभी, तो उसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ती है. फिर जी, डेवलपिंग कंट्रीज का दूसरा मसला, a rapidly increasing population can put a strain on resources, infrastructure, social services, health, education वगैरह. It can lead to overcrowding, unemployment and poverty, which in turn can result in social unrest and political instability. मुझे बताएं ये सारी बातें आपको अपने मुल्क में नजर आ रही हैं कि नहीं? ट्रैफिक जैम्स हो रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, ठीक है, आटे कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी ऑयल शॉर्ट हो जाता है, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अगर आप जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ में देखो तो उधर जाके देखो कितना आपको लाइनें लगी हुई होंगी, पर्ची बनवा रहे होंगे लोग. उसके बाद जी ओवर क्राउडिंग, हर जगह पे आपको लोग नजर आएंगे, रश लगा होगा, अगर बिल पे करना है तो रश की लाइन लगी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत. फिर इसके रिजल्ट में जो आपको 3-4 दिन पहले पीछे नजर आया, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने का एक मेजर फैक्टर है इसमें. फर्दर मोर, ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन एक्सेसबेट यानी बढ़ा सकता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. लाहौर को देखें, पाकिस्तान दुनिया का सबसे, लाहौर पोल्यूटेड सिटी बन चुका है, such as pollution, deforestation, loss of biodiversity. Therefore, managing population growth is an important challenge for developing economies या low income countries. किसी को इसमें कोई मसला आया हो, इस पूरे बिल्कुल सोशल स्टडीज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबको समझ आ गया. डिपेंडेंसी रेशियो पहले एक्सप्लेन करनी है, फिर वो जो प्रेशर पड़ रहा है रिसोर्सेज पे, क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बोल्ड पॉइंट से आप याद कर लें तो आप इसको खुद अच्छा खासा पैराग्राफ लिख सकते हैं. एनी क्वेश्चन जी? जी बेटे, नथिंग, ओके. लेट दिस किड एंटर. हैदर अली एंड खुबैब अकरम, गुड. राइट जी. तो हमारे पास अब आगे हम चलते हैं कि डेवलप कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में क्या मसले आ रहे हैं. एज कंट्रीज डेवलप, द ग्रोथ इन देयर पॉपुलेशन टेंड टू डिक्लाइन. कई कंट्रीज में नेगेटिव हो चुका है, उनकी पॉपुलेशन फॉल हो रही है, because while their death rates are decreasing, birth rates are falling at a greater rate. Some countries with a high income like Italy, New Zealand वगैरह, उनका हाई इनकम पर हेड है, लेकिन उनका नेचुरल रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है. यानी अ नंबर ऑफ दीज स्टिल एक्सपीरियंस राइज इन पॉपुलेशन बिकॉज दे अट्रैक्ट नेट इमिग्रेशन. तो उनको अपनी ये नेचुरल डिक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से इमिग्रेशन मंगवानी पड़ती है बाहर के कंट्री से, हमारे जैसे कंट्री से वो वर्कर्स इमिग्रेट करवा लेते हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन कम होने की वजह से वर्क फोर्स में कमी ना आए. हाउएवर, इनको मसले क्या आते हैं जी? हाई डेवलपमेंट डज नॉट एलिमिनेट पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, it just brings new ones. Most common is aging population because you know बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है, तो उधर बूढ़े जो हैं वो बहुत देर के लिए सर्वाइव कर रहे हैं. अच्छा, आई थॉट देयर वाज समबडी देयर. बूढ़े जो हैं वो बहुत देर के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, ठीक है. मसलन एजिंग पॉपुलेशन से यहाँ क्या मुराद है? सर्वाइविंग टिल अ लेट एज 70, 80, 90, तो डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो रही है. High proportion of old people who are reliant upon productive portion of population for support.
टैक्स पेयर्स का पैसा उनकी सपोर्ट में लग रहा है। हेल्थ केयर, पेंशन की कॉस्ट बढ़ रही है, हेल्थ केयर पे ग्रे प्रोडक्ट्स बहुत बनानी पड़ रही हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज को रिटायरमेंट एज इसलिए बढ़ानी पड़ी टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम कि भाई ये लोग अभी जॉब ना छोड़ें, कुछ अर्सा और काम कर लें, वरना हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एजिंग पॉपुलेशन समझ आ गई पहला मसला इनका। Okay. On the other hand, a developed economy, a high income economy, declining population can also create other challenges. Shrinking population can result in reduced workforce, smaller tax base, tax pay करने वाले अब थोड़े से रह गए, workforce ही थोड़ी थी, and a decreased demand for goods and services. जितनी population कम, उतनी चीज़ों की demand कम, consumption वाला part withdraw हो गया. This can lead to economic stagnation, यानी growth रुक जाएगी, and social welfare problems such as reduced access to healthcare and pensions, because टैक्स पेयर का पैसा कम है तो गवर्नमेंट कम पेंशन दे सकेगी, उसके लिए मुश्किल होगा हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. एडिशनली, a declining population can result in loss of cultural and social vitality as well as decreased ability to innovate and compete on a global scale. किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई मसला आ रहा हो? देखो, पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है तो वर्कफोर्स बेटे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जब भी वर्कफोर्स लेबर सप्लाई कम होती है, एक तो सप्लाई कम होने से कॉस्ट बढ़ती है फर्म्स की, फिर कम लोग हैं, कम आइडियाज हैं, इनोवेशन कम होती है, तो वर्ल्ड वाइड स्केल पे अपनी एक्सपोर्ट्स के साथ वो compete करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. Okay, G, everyone clear? Summary or conclusion. While the statement is generally true, the specific circumstances of each case must be considered to fully understand the challenges that arise from changes in population levels. Low income economies must manage their population growth in a sustainable way, while developed economies must find ways to address the challenges of a declining population. Everyone totally clear मेरा बेटा? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? यस बेटे. ये 12 मार्क का आंसर है, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया है, मैंने एक्सटेंड की. ये मैंने 20 पे कन्वर्ट कर दिया फ्रैंकली. ये अब आपको 1, 2 और तकरीबन 2 पेजेस हैं, तो आपके तो 3 बन जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में है इतना आंसर ना. आप उन्हीं बातों को मजीद बढ़ा दो, एग्रीगेट डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करवा दो, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर दिखा दो डेवलपिंग कंट्रीज में. ठीक है, इस तरह की चीज कर दो. ओके जी. जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमें करना होगा. ये अलबत्ता 25 मार्क का था, तो ये 20 पे कन्वर्ट किया है. डिस्कस हाउ इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड हाई इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग लो इनकम कंट्रीज. तो इसमें मेरा बेटा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, आप 6 के 6 ही कर दें. पॉपुलेशन वाला बहुत लंबा है, उसको जरा ब्रीफ कर दीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद economies are classified into high income and low income countries based on a range of economic and social indicators. Classifications are used to understand the level of economic development and to provide a framework for policy development and aid distribution. सबसे पहला है GDP per capita. One of the most widely used indicator to classify countries is GDP per head. Countries with a high GDP per capita are classified as developed country, while those with low GDP are classified as developing countries. So basically, um, इसके अंदर क्या हो गया जी? वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन जरा देख लो. अगर 12,500 भी आप लिख लो, 36 याद ना भी रहे कोई मसला नहीं. 12,500 से ऊपर ऊपर आपकी इनकम है तो आप हाई इनकम कंट्रीज हैं पर ईयर, पर हेड. और अगर 1046 से कम है तो आप लो इनकम कंट्रीज में शुमार होते हैं. एनी क्वेश्चंस जी? बेटे, वरना आपका ये वाला पॉइंट बहुत वीक हो जाएगा अगर फिगर याद ना किए. क्या मसला है? 12,500 के ऊपर हाई इनकम, 1,046 से नीचे लो इनकम. कौन से मुश्किल फिगर्स हैं? गॉट इट हसन? हसन क्लियर है बेटे? कोई मसला तो नहीं है? ओके. नेक्स्ट जी, HDI को यूज करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया था. इसका 3 चीजें इसके अंदर आप बता दें कि भाई GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये देख रहा होता है. तो जिन कंट्रीज का HDI ज्यादा है उन्हें हम
डेवलप्ड हाई इनकम मानते हैं, और जिनका स्कोर लो है वो डेवलपिंग कहलाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी क्लासिफिकेशन दी थी। वन के पास पास जो है वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, उसका 90s में चल रहा है, यानी 0.99 तक भी उसका गया, आजकल 0.94 में है वो। तो ये बॉल्टिक स्टेट्स काफ़ी, इनका जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सॉरी, इनका काफ़ी अच्छा एच डी आई है। इसी तरह जो लेस डेवलप्ड है अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह वो 0.3 टू 0.5 के बीच में, और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं हम लोग 0.5 टू 0.7 के बीच में है। तो 0.7 से ऊपर ऊपर हाईली डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। समझ आ गई कोई मसला? Next, industrialization and technology. Countries with a high level of industrialization and advanced technology are generally considered to be developed countries, high income countries. These countries typically have a well developed manufacturing sector and have moved beyond primary sector into agriculture and mining. ये हैं जी जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाते हैं, स्पेशली इनका टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप डेवलपिंग का यहाँ बता देना, वो जो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे अभी तक स्टक हैं या कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज विद स्टेबल गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड, और जिनके अभी तक हमारे जैसे मसले चल रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सारा कुछ, तो वो अभी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज माने जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू सर्विसेज, डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स वगैरह, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट की प्रोवाइड हुई सैनिटेशन, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। नॉट एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे होते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा अगर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो। क्यों? वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स में, इनहेरिटेंसेस ज़्यादा नहीं है, और इन्फ्लेशन रेट स्टेबल है, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन रेट सॉरी उनके जो है इनकम गैप्स कम है। कुजनेट कर्व आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो टू मेक इट इवन बेटर। सबको कुजनेट कर्व याद है या एक बार बना दूँ? याद है? गुड। ओके, वेरी गुड। कुजनेट कर्व क्या करता है बेटे? आपने वाई एक्सिस पे जीनी कोएफिशिएंट लिखना है, 0.25, 0.5, 0.75। जितना वो जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा हो, उतना कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है। तो शुरू में जब कंट्री लेस डेवलप्ड होता है, 0.25 से स्टार्ट करें और नीचे जीडीपी लेवल करना है, यानी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट शो करने के लिए, फिर उसको ऊपर ले जाएं, फिर उसको नीचे ले जाएं। बकायदा एक जैसे हम यू नो उल्टा सी ड्रॉ करें, समझ रहे हैं? नॉट सी, शेप तो सी वाली है, लेकिन मतलब कि उल्टा हम यू ड्रॉ कर दें, यूं समझ लें। पहले इनकम गैप्स बढ़ते हैं जब कंट्रीज प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्कर्स प्राइमरी में कम अर्न कर रहे होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में मैनेजर्स लग जाते हैं, ज़्यादा अर्न करते हैं, इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कंट्री फुली डेवलप्ड हो जाता है, मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर में चले जाते हैं और दोबारा इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। समझ आ गया बेटे, या एक बार बना दूं आपको? ओके, राइट। अब हम देखते हैं जी, हमारा खत्म ही होने वाला है। दो क्वेश्चन मैंने आपको वादा किया था मैं ऐड करूंगा, वो मैं आपको आज या कल भेज दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन चार क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये 23 के स्पेसिमेन में था, जिसकी वजह से शायद इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आई स्टिल फील अगर मैं चार सिंगल करूँ ना क्वेश्चंस, चार क्वेश्चन सिंगल करूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, सिंगल आउट करूं, एक डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, जो अभी हम करके आए हैं, इससे सिमिलर क्वेश्चन। तीसरा ये वाला एफ डी आई एस, कि क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मल्टीनेशनल्स हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी। और चौथा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, क्या ये वाहिद तरीका है ग्रोथ का या ये बेस्ट तरीका है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लो इनकम कंट्रीज के लिए। इन चार पे मुझे बहुत उम्मीद है कि इनमें से एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आएगा। सो आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो मैंने आपको दो क्वेश्चन भेजने हैं, एक ग्लोबलाइजेशन का और एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का, ठीक है? या तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसकी चारों क्वेश्चन जरा प्लीज बच्चों एक बार खुद पढ़ लो, ताकि आपको माइंड में क्लियर हो कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले वाला कराऊंगा, लेकिन बाकी आप सारे एक बार जरा पढ़ लें।
ठीक है जी, समझ आ गया सबको क्वेश्चन जी? शैल आई मूव टू द आंसर नाउ? इसके लिए मैंने आपकी सीआई की जो मार्क स्कीम है उसी को यूज की है, बहुत अच्छी डेवलप्ड मार्क स्कीम थी। अब देखो, assess the contribution of FDI to the improvement of standard of living in low income countries। प्लीज आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़िएगा और एक एक पार्ट को एड्रेस कीजिएगा। Assess mean look at both sides, positives and negatives, and then give me a conclusion। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी मल्टीनेशनल्स का हमारे जैसे कंट्रीज में आना क्या लो इनकम इकोनॉमीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करता है हमेशा? ये क्वेश्चन, या किस हद तक बेहतर करता है? ठीक है, तो की टर्म्स एफडीआईज, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लो इनकम कंट्रीज। अब मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, एफडीआईज को कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे इसकी डेफिनेशन दी हुई थी। बहुत अच्छे, शाबाश। कैपिटल की फॉर्म में नॉर्मली होते हैं, बहुत अच्छे। अब देखो इसकी डेफिनेशन पहले दो बुलेट्स में है। एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली बाय multinational companies in countries abroad। This type of investment would normally be in fixed capital such as machinery, building, factories, etc। ठीक है, अब अगर और बच्चा कोई ऐड करना चाहे, इट्स रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंशियल अकाउंट अंडर एफडीआई सेक्शन। ठीक हो गया? उसके बाद जी, लो इनकम कंट्रीज, एनी वन लो इनकम कंट्रीज को भी पढ़ के आए हैं, उनके कुछ फीचर्स मुझे बता दें। बहुत अच्छे, डिपेंडेंसी ज्यादा, हाँ, हाई इन्फ्लेशन रेट, डिपेंडेंस। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगली दो बुलेट्स में उसकी डेफिनेशन है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज वुड इंक्लूड लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी जीडीपी भी कहते हैं, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, लो जीडीपी पर कैपिटा, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स, लो लिविंग स्टैंडर्ड। अब इसकी बात करते हैं जी, लो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। थोड़ा सा बताएं इसमें क्या क्या शामिल होता है? लो लिविंग स्टैंडर्ड कब होंगे? एजुकेशन और हेल्थ केयर बड़ी कम हो। बहुत अच्छे। और क्या मसला हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा शेयर कम हो, यूं कर लो, ट्रेड तो होती है लेकिन शेयर कम होता है। पुअर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो थर्ड बुलेट में, फोर्थ बुलेट में आपको उसने लो लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में समझा दिया। ठीक है, अब मैंने कोई 7 पॉइंट्स एफडीआईज का बेनिफिट्स लिखवाए थे आपको नोट्स के अंदर। कौन बच्चा मुझे जो रिमाइंड करवाएंगे? एक एक करके बच्चे रिमाइंड करवाना शुरू कर दो। क्या फायदा होगा जब मल्टीनेशनल्स हमारे मुल्कों में आके सेटअप होती हैं? सबसे पहले बिल्कुल सही आमना ने बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा, फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट आएगा। फिर अगर उन्होंने इसी को एक्सपैंड करते हैं, अगर उन्होंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट की तो हमारा करंट अकाउंट लॉन्ग रन में अच्छा हो जाएगा, बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स कंसिडर की जाती हैं, तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो जाएगा। और जी, कंज्यूमर की वैरायटी इंक्रीज होगी, और वो शायद जो पहले इंपोर्ट करते थे इन कंपनीज की चीजें, जैसे हम नेस्ले का बहुत इंपोर्ट करते थे, अब मुल्क में आ गया तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अच्छा हो जाएगा। और बताएं। वाह, जबरदस्त मोहम्मद अली। वर्चुअस साइकिल बता दो बच्चों को क्या होता है? मोर इन्वेस्टमेंट, शाबाश। और इनकम से, और सेविंग से दोबारा इन्वेस्टमेंट। शाबाश। वर्चुअस साइकिल मैं क्लास के लिए बोल दूं बिकॉज आपकी आवाज शायद ना जाए। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ह्यूमन फैक्टर्स एंड कैपिटल, दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उससे इनकम जनरेट हुई, इनकम से सेविंग ज्यादा, बैंक्स ने लैंड ज्यादा किया, दोबारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा
कंट्री अपने पाँव पे खड़ा हो गया, वर्चुअस साइकिल पे आ गया। ठीक हो गया मेरे बेटे, कोई कंफ्यूजन? किसी को पॉवर्टी ट्रैप याद है? सॉरी, पॉवर्टी ट्रैप नहीं, पॉवर्टी साइकिल इसका ऑपोजिट है। परफेक्ट। लो इनकम्स, लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, उसके रिजल्ट में फिर लो इनकम्स, लो सेविंग और फिर लो इन्वेस्टमेंट, और दोबारा वो सारा कुछ चला। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बेटे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लिंक करते हैं जो हमने पॉइंट्स किए। अभी सारी और पॉइंट्स भी करते हैं। एक हमने बात की अभी तक बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और इनके आने से हमें क्या फायदा होता है? क्यों क्यों एफिशिएंसी आती है? कॉपी करती हैं, उनसे लर्न करती हैं, फिर कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी फर्म्स भी एफिशिएंट हो जाती हैं। वेरी गुड मुनीब। ये बच्चा कहता है मेरी तैयारी नहीं है, इसकी बातें ना सुनो। ठीक है, ऑल राइट, वेल डन मुनीब। नियत तो अल्लाह के हाथ में होती है, ठीक है। नेक्स्ट जी। हाँ सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो गया। और अब व्हाई डोंट वी, अब यहीं पे हम चलें पहले एम्प्लॉयमेंट करके फिर वहां से इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। इनके आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अक्सर ये वर्कर्स को जॉब देते हैं, अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करें, अगर का वर्ड बोल दीजिएगा, इफ दे यूज लेबर इंटेंसिव मेथड्स, जिससे हमारी लेबर को ट्रेनिंग मिलती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी इनकम जनरेट होती है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है, अगर हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इन चीज़ों पे लगाया गया तो लिविंग स्टैंडर्ड्स अप होने का चांस है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो चांसेस आर कि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर होंगे। लेकिन अब इनके कुछ नेगेटिव्स भी हम देखते हैं। हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, और ये एकदम से छोड़ के अपना हमारा मुल्क चली जाती हैं और मैस अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। अक्सर ये हाई पेड जॉब्स के लिए अपने मुल्क से फॉरेन वर्कर्स लेके आते हैं, हमारे वर्कर्स को ट्रेन नहीं करते, तो इंडिजिनस पॉपुलेशन की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हो। इसके अलावा समटाइम्स ये लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाइल्ड लेबर या लो पेमेंट करके, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमें लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर ये अपना प्रॉफिट वापस भेज देते हैं, रिपैट्रिएट कर देते हैं अपने मुल्क में, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी करंट अकाउंट, नेगेटिव में, डेफिसिट में जा सकता है। इसके अलावा जी अक्सर ये गवर्नमेंट को बुली करते हैं कि हमें टैक्स रिलीफ दो, हमें इन्वायरमेंटल लॉज से आज़ादी दो, ताकि हम आपके मुल्क में रुकें। तो गवर्नमेंट अक्सर इनकी बातें मान जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत करते हैं, टैक्स अवॉइड कर जाते हैं। और इसके अलावा आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस, फॉरेस्ट वगैरह, उनको आप जो है रेन फॉरेस्ट वगैरह, उनको ये डिप्लीट करके चले जाते हैं आपके मुल्क में, तो उससे लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब हो जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को सिर्फ पैसे से हम लेट नहीं करते, हमने सिर्फ जीडीपी से मेजर नहीं करना होता, उसमें एचडीआई और एमपीआई वगैरह भी यूज करने होते हैं, जो बाकी कंडीशंस को भी देखते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी ब्रॉड टर्म है, उसको सिर्फ पैसे से लिंक ना कीजिएगा। Conclusion: it is clear that there is a potential role for FDIs to improve living standards, but this will depend on many factors which have been referred to above, some of which might have an overall negative impact. Also, it is very important to ensure that an appropriate measure of standard of living is used, one which does not focus entirely on an increase in material goods and services, access to material goods and services. बच्चों, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा हो बता दें मुझे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये खत्म हो गया हमारे पास टाइम है इसके ऊपर, अगर डिस्कस करना चाहो। जी श्योर बेटे। वर्चुअस साइकिल है, अम, अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, मोर इन्वेस्टमेंट, एरो डाउन, मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। मोर प्रोडक्टिविटी के रिजल्ट में हाई इनकम्स, हाई इनकम के रिजल्ट में हायर सेविंग्स, हायर सेविंग के रिजल्ट में अगेन मोर इन्वेस्टमेंट। तो सारा ये साइकिल खुद अपने आप को रिपीट करेगा। ये मेरे नोट्स में है, आपका क्लियर हो गया? पॉवर्टी साइकिल भी क्लियर था, लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी,
हाँ, लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट इनटू ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी की वजह से लो सेविंग, और दोबारा लो इनकम लो इन्वेस्टमेंट दोबारा वैसे ही चलेगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपको क्वेश्चन देता है कि पॉवर्टी साइकिल क्या होता है और उससे निकलने के क्या तरीके हैं, तो जो मैंने आपको नोट्स में कुछ 8 पॉलिसी अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाई हुई हैं, उनको आपने यूज करना है। ठीक है, डेवलपिंग योर एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्री लगाना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाना जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप किया जाए। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज आपकी वो बन जाएंगी। क्लियर हो गया बच्चे? तो थोड़ा सा ब्लॉक ना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आया कि यार पॉवर्टी साइकिल इसके ऊपर 20 मार्क में कैसे लिखूं। बड़ा आसान होता है अगर आप उसका लिंक क्रिएट कर लें, मल्टीनेशनल को इनवाइट करें, इसके पॉइंट्स यूज करें। ये पॉलिसी अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना? उसमें आप फॉरेन एड को भी यूज करें, लोन को भी यूज करें, उनको इवेल्युएट करें साथ साथ। मतलब 7 पॉइंट आप माइंड में रख लें। इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना देंगे, एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, हमारा फार्मर सही हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई ज्यादा होगी, उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक हो जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, गाड़ियां वगैरह जो बाहर से मंगवा रहे हो अपने मुल्क में बनाओ। शुरू में क्वालिटी कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाएं, आईटी, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, जो दुनिया में इस वक्त बहुत डिमांड में है, उस तरह की इंडस्ट्री लगाएं। फिर उसके अलावा मल्टीनेशनल को इनवाइट करें, इसके फायदे नुकसान ब्रीफली बता दें। फॉरेन एड लें, उसके फायदे नुकसान ब्रीफली बता दें। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से लोन्स लें, उसके फायदे नुकसान बता दें। अपने कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें, डिक्टेटरशिप्स वगैरह से जान छुड़ाएं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेबल साइकिल बन जाएगा और कंट्री रोड टू डेवलपमेंट पे आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये मैक्रो में आपको बहुत कुछ पढ़ चुके हो विदाउट रियलाइजिंग, तो यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जी कोई क्वेश्चन? ये तो खत्म हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जी जी, बिल्कुल करो मेरा बेटा, वो सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज आपकी डेवलपमेंट के लिए। देयर इज नो लिमिट टू द आंसर, फ्री ट्रेड पे चले जाएं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना? सो वेरी गुड, आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। अब मुझे बताएं। जी जी जी, जी आमना। हाँ, एब्सोल्युटली, यस। उसमें वो इवैल्यूएशन बन गई, वो इवैल्यूएशन बन गई। यस, वो इवैल्यूएशन बन गई। देखो, इकोनॉमिक्स में हर चीज का जब आप हाउ डज इट वर्क एनालिसिस बन जाता है, कैसे बेनिफिट आया, फिर क्यों आगे रुकावटें हैं, वो इवैल्यूएशन बन जाती है। जैसे एफिशिएंसी में भी ऐसे किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, एमईसी के बराबर लगाओ, उससे ये होगा वो होगा। फिर क्यों इफेक्टिव नहीं होगा? इनलास्टिक डिमांड होती है अक्सर, जो है उनकी डिमेरिट गुड्स वगैरह की, या एक्सटर्नल कॉस्ट वाली प्रोडक्शन की, रिग्रेसिव इफेक्ट होता है, तो उसकी वो लिमिटेशंस इवैल्यूएशन बनती गई। समझ आ गया? नई मार्क्स की मसान है, इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स नहीं है, कंक्लूजन के सिर्फ 2 मार्क्स हैं इवैल्यूएशन के 6 के अंदर, तो 4 मार्क्स तो बड़े आसानी से आप लिमिटेशन से ही ले जाते हैं। गॉट इट नाउ? हाई इनकम कंट्रीज में भी नहीं, लो इनकम कंट्रीज पे आएगा, नेवर। अगर आए तो तब भी आंसर सिमिलर है, आंसर सिमिलर है, बस वो उसमें वो जो अब्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर वगैरह इस तरह की चीजें निकाल दीजिएगा जो स्पेशली हमारे जैसे कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना? जी बच्चों, अब मुझे बताओ, हमारा ये काम हो गया है। कल और परसों में हम ये बाकी का गेस्ट पेपर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक आधा चैप्टर और करवा दूं स्टार्ट, जैसे बोलते हो। हाँ, सॉरी।
दोबारा बताएं मोहम्मद, कर लें? ओके। तो मैंने आपको ग्रोथ एंड क्या कर लें? मुश्किल हो जाएगा, ये भी काफ़ी बाकी है। देखो मैंने अभी आपको कितना करवाया है, ये देखो यूनिट 7 से, यानी पेज 29 से 46 मैंने करवाया है। ओके। अनइम्पोर्टेंट तो इसमें एज सच कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं से भी आ सकता है। लेट मी सी। चलिए मैं आपको नए यूनिट्स के जो क्वेश्चन है वो ज़रा दिखा देता हूँ, ताकि ये तो हम कई बार कर चुके हैं अपना पॉलिसीज़ वगैरह, तो इसमें तो मेरे ख्याल में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिजिकल मॉनेटरी वगैरह वो आप लोग हैंडल कर लेंगे। सबको लगता है कि फिजिकल मॉनेटरी सप्लाई साइड के क्वेश्चंस या उसको आसान है, सबको लगता है। लिमिटेशंस, पॉवर्टी, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह, क्राउडिंग आउट जैसी लिमिटेशंस आती हैं सबको, या एक बार दोबारा बता दूं? आपको इजी लग रहा है मुझे बाकियों से पूछने दो। जी आती हैं, चलें ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें यूनिट 5 का, स्पेसिमेन पेपर 23 का। devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payments deficit on its current account in goods and services in the short run, but will inevitably lead to high levels of inflation in the long run। ये पूरा चैप्टर ही आपका तकरीबन रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सीआई मार्क्स स्कीम बहुत इलेबरेट है तो वही शेयर करूंगा यहाँ पे, लेकिन पहले देखते हैं की टर्म्स आप लोगों ने मुझे उठा के देनी है। की टर्म्स यहाँ पे क्या है? डिवैल्यूएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट। ये आपका की टर्म है, परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है करंट अकाउंट का, ठीक है। और आखिरी इन्फ्लेशन, हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। समझ आ गया? तो डिवैल्यूएशन, मुझे कोई बच्चा बताए मुनीब के अलावा, डिवैल्यूएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन मैंने नहीं सुनी। जी, यस, yes, when a government deliberately reduces the value of its currency compared to the open market exchange rate using interest rates and foreign exchange reserves, etc. ठीक हो गया? persistent balance of payment deficit on current account of goods and services से क्या मुराद है? Anyone else? Deficit of current account of balance of payment का क्या मुराद है? और persistent भी साथ में explain करना है। Continuous decline किस चीज में? Yes, export revenue from goods and services is less than import expenditure या outflows on current account of balance of payment for many years। ठीक हो गया? उसके बाद जी इन्फ्लेशन तो सबको पता है, constant rise in the general price level of goods and services in an economy over a year। अब हम ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है, आराम आराम से करते हैं। मैंने ये बड़ा डिटेल में जब ये पास पेपर करवाया था, जिसने देखना हो तो देख सकता है वहां पे। डिवैल्यूएशन से पहले तो लॉजिकली जाओ, हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? पूछ रहा हूं आप लोगों से, डिवैल्यूएशन से हमारी सस्ती हो जाएगी, उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट्स की प्राइस, उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। शॉर्ट रन में पीडी इनइलास्टिक होती है, क्यों? ड्यू टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स सस्ती होने के बावजूद उनकी डिमांड प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ेगी, इंपोर्ट्स महंगी होने के बावजूद हम प्रोपोर्शनेटली कम स्विच अवे कर सकेंगे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वक्ती तौर पे ये परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट फर्दर डेफिसिट में जाएगा। हाउएवर, अच्छा अब यहीं पे इन्फ्लेशन को साथ में लिंक करते हैं। शॉर्ट रन में जब हमारा एक्स माइनस एम वाला पार्ट गिरेगा,
तो एग्रीगेट डिमांड पे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? थैंक यू मुनीब। एनीवन एल्स प्लीज, मुनीब के अलावा भी बाकी बच्चे बोले क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि एक्स माइनस एम गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? डीवैल्यूएशन का। शॉर्ट रन लॉन्ग रन सेम है उसका। यस, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो फर्म्स डोमेस्टिक इंपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल्स, उनकी कॉस्ट बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो शॉर्ट रन में करंट अकाउंट के फर्दर डेफिसिट में जाने का चांस है हमारे इनिशियल आर्गुमेंट के मुताबिक, और इन्फ्लेशन के अनसर्टन है। डिमांड पुल कम हो रही है, कॉस्ट पुश बढ़ रही है, तो नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन कम होगी कि नहीं। ठीक है, अब लॉन्ग रन में क्या होगा जी? जब मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी, ठीक है, हमारे जे कर्व इफेक्ट आ जाएगा। यहां जे कर्व बना भी दें, सबको आता है या एक बार बना के दिखा दूं? सबको आता है? ओके, तो आपने कहना है जी जब जे कर्व इफेक्ट मीट हो गया, उस वक्त सस्ती एक्सपोर्ट्स की डिमांड प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ेगी, उनका रेवेन्यू हमें ज़्यादा मिलेगा। महंगी इंपोर्ट से हम प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा स्विच अवे कर जाएंगे, हमारा एक्सपेंडिचर गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सरप्लस में चला जाएगा। अब इसका इफेक्ट बताएं इन्फ्लेशन पे। के इंजेक्शन की वजह से, और अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश डेफिनेटली होगी। तो स्टेटमेंट ऊपर वाली की ये बात तो प्रूवन है कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन लाजमी आएगी। ये इसने सही बोला है। करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है, वो कहता है जी शॉर्ट रन में कम होगा, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में कम होगा, ये गलत बात है, लॉन्ग रन में जाके ये डेफिसिट कम होगा। तो स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है। अब इसके और फैक्टर्स भी करते हैं कि कैसे ये मुमकिन है। इसके जो मतलब कि लिमिटिंग फैक्टर्स, एक हमारी लोकल फर्म्स की पीईएस क्या थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि भाई एक्सपोर्ट सस्ती हुई है, लॉन्ग रन में उनकी डिमांड बढ़ी है, क्या वो एक्सपोर्ट कर भी पाएंगी कि नहीं? ठीक है, और जो इंपोर्ट से हम स्विच अवे करेंगे, क्या लोकल फर्म्स लोगों के लिए चीजें बना भी पाएंगे कि नहीं? उनके पास अगर स्पेयर कैपेसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक है, तब जाके इफेक्ट आएगा, वरना हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं जाएगा। ये सबको बात समझ आ रही है? अनदर लिमिटेशन इज, दूसरे कंट्रीज अगर अपनी करेंसी को और ज्यादा डीवैल्यू कर देते हैं, या हम पे टैरिफ कोटास प्रोटेक्शनिज्म लगा देते हैं, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू साबित नहीं होगी, करंट अकाउंट का डेफिसिट खत्म नहीं होगा। या अगर हमारी गुड्स की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है, तब भी ये नहीं होगा। टू कंक्लूड, द स्टेटमेंट इज पार्शली ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन मेनी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, हैज मेनी लिमिटेशंस, बट basic economic theory suggests current account will go into further deficit in short run, and in long run it will become surplus, whereas inflation will be lesser through demand pull factors in short run and higher through demand pull and cost push factors in long run. ये हमने इसको टोटल इवैल्यूएट कर दिया। ये सारा आंसर मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। साथ में वेरी राइट, इस तरह के अच्छे पॉइंट अगर यूज करोगे, आंसर में और क्वालिटी आ जाएगी। जेकब ऐड कर दोगे, आंसर में और क्वालिटी आ जाएगी, बिकॉज दे लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो कोई लिमिट नहीं उसने किया होगा कि जी मेरे वाली मार्क्स स्कीम को ही आपने छापना है। एवरीवन क्लियर जी? मैं अब क्लास खत्म करते हैं, खत्म होने वाला टाइम वैसे भी। आई जस्ट सेव द रिकॉर्डिंग। एनी क्वेश्चंस प्लीज?